हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि हमें पता है, हमने उसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लिया था और उसके बाद उससे रिलेटेड हम सॉल्व करते गए थे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और फिर हमने कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। हमने 3 लेवल पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसके बाद अब हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। मतलब अभी तक तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे कि ये कंसेप्ट हो सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, और अब हम आ गए हैं कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिन्हें एक्चुअली में वाकई में पूछा गया है, उसके बारे में पढ़ने। तो आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आज का सेशन स्टार्ट करूं, क्वेश्चंस बताऊं, उससे पहले नीट का जो कोर्स मॉड्यूल है उसको जान लेना आपके लिए भी जरूरी है। आपके बहुत सारे डाउट्स उससे सॉल्व हो जाते हैं, और वो क्या है? सबसे पहले हम हर चैप्टर के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। दूसरा, हम सॉल्व करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो कि आपने बहुत बार पूछा है और मैंने बहुत बार बताया है कि आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। वहां पर लिंक डली होगी, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करिए, पीडीएफ सॉल्व करिए, वर्चुअल ग्रुप में शेयर करिए, आपस में डिस्कस करिए, और फिर आइए नेक्स्ट डे आपको मिलेगा उसी डीपीपी का सोल्यूशन। उसके बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यूज जो हम सॉल्व कर चुके हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, ये भी मैंने आपको हिस्ट्री जो है चैप्टर की वो अलग से दी है फॉर दी सॉल्विंग क्वेश्चंस, एंड देन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस जो कि आज आपके सामने आ गया है। डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, वीकली टेस्ट पेपर्स मिलने वाले हैं, गाइडेंस होगा, कैसे पेपर को पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम नीट की प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, हर चैप्टर का वन शॉट क्विक रिविजन हम करेंगे, और फिर हम जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर। ठीक, तो ये सब है हमारा स्टडी मॉड्यूल कि हम कैसे कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। और अब हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे उन भारी भरकम क्वेश्चन से जो कि ऑलरेडी इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ओके, so the first question in front of us, which of the following is correct हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? अब आप बोलोगे मैम ये वाला क्वेश्चन तो आपने बहुत बार प्रैक्टिस कराया है। अब यही तो है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, 2009 में मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब बात ये है कि अगर ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था तो आपके नीट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो, नीट एग्जाम से पहले जितने भी अलग अलग मेडिकल एग्जाम्स होते थे उन सबके क्वेश्चंस भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें उन सबको कैच करके चलना है। तो ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमारा चलता जाएगा। अच्छा, सिंपल कुछ इसलिए भी लगेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के लिए ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो ऑप्शंस देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यस, आई फील दिस इज द राइट थिंग। ओके, अभी मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। नेक्स्ट देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर आता है, यहाँ पर फैमिली आ गया है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत। डिवीजन से चालू हुआ है, डिवीजन से कभी चालू नहीं होता, और डिवीजन कहाँ पे यूज होता है? प्लांट को मेंशन करने के लिए फाइलम की जगह पे हम वर्ड डिवीजन यूज करते हैं, जबकि सबसे पहला ब्रॉड कैटेगरी किंगडम ही होती है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत, और यहाँ पे भी डिवीजन से चालू हुआ है इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन दैट वी फाइंड इज ऑप्शन ए। इजी है ये क्वेश्चन, मुझे भी पता है इजी है, पर देखो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को कम ज्यादा समझ के छोड़ नहीं देना है, पढ़ना सब कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन। बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है स्पीशीज का, वो किस चीज पर आधारित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 और 2009 में। तो किस चीज पर आधारित था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज? व्हेन वी डिफाइन स्पीशीज, हम बोलते हैं स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जहां पर उन ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, यानी कि स्पीशीज के पास सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एज वेल एज दे कैन reproduce टू फॉर्म fertile offspring।
ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, और वो ऑर्गेनिज्म नेचर वाइज कैसा होना चाहिए मैडम? वो होना चाहिए कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सके। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिए, राइट दिस डाउन। लिख लिया? अब ऑप्शंस देखो, मॉर्फोलॉजी एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या ये बोला था? दूसरा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, तीसरा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली, एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पहले ऑप्शन का मतलब है मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर देखे गए थे, और रिप्रोडक्शन का मेथड देखा गया था कि कैसे रिप्रोडक्शन होगा। क्या मेथड्स देखे गए थे कि ये सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? मेथड्स का कोई भी जिक्र नहीं हुआ था जब बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज की बात हुई थी। उनने सिर्फ ये कहा था कि रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, और रिप्रोडक्शन होने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना ज्यादा जरूरी है। इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसा ऑफस्प्रिंग कि कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये क्या हो जाता है? गलत। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो मैंने आपको बोला कंसिडर नहीं किया था, रिप्रोडक्शन कंसिडर किया था, तो ये भी गलत हो गया। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि इंटरनल एनाटॉमी भी इन्वॉल्व्ड है। तो आप कैसे कह सकते हो कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ही देखा गया था? नहीं, ये ऑप्शन भी गलत। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक अकेली एक तरफ कर देना। आइसोलेशन मतलब अकेला एक तरफ कर देना। जैसे कि आइसोलेट होना मतलब अगर मुझे आइसोलेट होना है तो मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, मैंने अपने आप को बाकी सबसे अलग कर लिया, आइसोलेशन हो गया। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एक स्पीशीज ये है, एक स्पीशीज ये है, इस स्पीशीज के मेंबर आपस में ही रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, इस स्पीशीज के मेंबर आपस में ही रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मेथड। Clear? So that is reproductive isolation. Clear? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन says the botanical name of soybean is। क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में कि सोयाबीन का बोटानिकल नेम क्या होता है। अब इसमें देखो कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसमें हमें नाम याद करना पड़ेगा। तो सोयाबीन का जो बोटानिकल नेम है वो कहलाता है ग्लाइसिन मैक्स, वो कहलाता है ग्लाइसिन मैक्स। अब मैडम ये हमको कैसे याद रहेगा? याद तो करना ही पड़ेगा। देखो एक मैंने इसमें गलती कर दी कि ये ग्लाइसिन और मैक्स जो है ये मैं स्मॉल m से लिखूंगी तभी तो होगा मैक्स, ठीक है, और इसको अलग से अंडरलाइन। तो ये हो गया जेनेरिक नेम, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नाम है, सोयाबीन का बोटानिकल नेम है, सोयाबीन का बोटानिकल नेम है। ऑप्शंस में देखिए, कजानस कजानन नहीं, ग्लाइसिन मैक्स यस, ग्लाइसराइजा ग्लैबरा नहीं, आर्बस पेक्टोरियस नहीं, और डेलिकोस लबालब नहीं। ठीक है, अब ये जितने भी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं ये अलग अलग चीजों के बोटानिकल नेम है। हमें कुछ चीजों के बोटानिकल नेम ही याद करने हैं। देखो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, और मैं आपको ऑनेस्टली सही बात बताऊं तो मुझे भी सबके बोटानिकल नेम याद नहीं है। मुझे भी सारे एनिमल और सारे प्लांट के बोटानिकल नेम याद नहीं है, वो मेरे काम का ही नहीं है। मेरे काम की जो चीजें हैं मुझे वो जरूर याद है। अब मैं क्योंकि मैं बॉटनी में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली जूलॉजी में नहीं जा रही हूँ, मेरे लिए पूरा बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है। मेरे लिए मेडिसिन का प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, मैं उसके बारे में और पढ़ूंगी। मैं बोटानिकल नेम का क्या करूंगी? आपके लिए भी मैं यही बोलूंगी, अननेसेसरी किसी को देख के, किसी को सुन के हर कुछ चीजों का बोटानिकल नेम या जियोलॉजिकल नेम याद नहीं करना है। सिर्फ उन चीजों का ध्यान से सुनना। अब ये मत बोलना मैम आपने मना किया था, क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूं कि हमें क्या करना पड़ेगा, बोटानिकल नेम जो है वो हर कहीं से याद कर लेना है। नहीं, सिर्फ जो एनसीईआरटी में दिए या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसका बोटानिकल नेम हम याद करेंगे। तो आंसर है ग्लाइसिन मैक्स फॉर दी बोटानिकल नेम ऑफ सोयाबीन। इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन, मार्क इट। Okay, now see the next question. Oryza sativa is the binomial name of the rice plant. राइस, चावल जो हम खाते हैं उसका बाइनोमियल जो नेम है वो है ओराइजा सटाइवा ऑफ द राइस प्लांट। द सटाइवा स्टैंड्स फॉर, तो पूछा गया है कि ये सटाइवा जो है ये किस चीज को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। और अब ध्यान से देखो, ये है एक बाइनोमियल नेम। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो नाम हो, जेनेरिक नेम हो और स्पेसिफिक एपिथेट हो।
तो यहां पर क्या है, नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा ये नाम है। ठीक, इसमें से ये पूछा गया है कि ये जो सटाइवा है ये किस चीज का नाम है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम ऑलरेडी जानते हैं कि पहला वाला वर्ड दर्शाता है जीनस, पहला वाला वर्ड दर्शाता है जीनस और दूसरा वाला वर्ड दर्शाता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब मैडम आपने बोला है कि पहला वाला नाम जीनस है, दूसरा वाला नाम स्पीशीज का होता है। हाँ बिल्कुल, दूसरा नाम स्पीशीज का ही है। स्पीशीज का जो सेकंड नाम बनता है, जो जीनस के बाद लगता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। टॉपिक वाइज जहां मैंने रिवीजन बोल रही हूँ, टॉपिक वाइज जहां मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वहां पर आपको स्पेसिफिक एपिथेट बताया है मैंने। तो स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, स्पीशीज ही है लेकिन जेनेरिक नेम के बाद लगने वाला स्पीशीज का नाम स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। ठीक, तो ये तो हमको मालूम है, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है और इसमें भी कोई नई चीज नहीं है, बस हम कभी कभी थोड़ा भटक जाते हैं, वो बात जरूर है। ऑप्शंस देख लीजिए, स्पेसिफिक नेम नहीं है, स्पेसिफिक एपिथेट, यस स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पीशीज का नेम। तो अब आप मुझसे बोलोगे कि मैम इसका आंसर हो सकता था ऑप्शन सी। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ऑप्शन सी हो सकता था अगर स्पेसिफिक एपिथेट मेंशन ना होता ऑप्शंस में। स्पीशीज नेम नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो नाम जीनस के बाद लगता है वो टेक्निकली स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि नेम होता है और सरनेम होता है। अब आप बोलोगे सरनेम तो कोई सा भी हो सकता है, वर्मा, शर्मा, खान, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो सरनेम है उसका कुछ भी अगर दूसरा नाम हो रहा है तो ये नेम है, ये सरनेम है, और इस सरनेम का कोई सा भी नाम हो सकता है ना, कोई भी स्पीशीज का नाम हो सकता है। मैग्नीफेरा में इंडिका था, यहाँ पर सटाइवा है, होमो के साथ सेपियन लगा है, तो वो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है। तो जैसे नेम के साथ सरनेम होता है वैसे ही जीनस के साथ स्पेसिफिक एपिथेट होता है। टाइटल भी बोलते हैं सरनेम को, है ना, तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पीशीज का ही नाम है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि जब पहला वर्ड जीनस का हो और दूसरा नाम में दूसरा वर्ड स्पीशीज का हो, तो वो जो दूसरा नेम होता है, एक्चुअली इसको स्पेसिफिक एपिथेट को सेकेंड नेम भी बोलते हैं, तो वो जो दूसरा नेम होता है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। इतना याद रख लो कि सेकंड नेम जो होता है उसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, इसीलिए हम स्पीशीज का जो नेम है उसको आंसर मार्क नहीं करेंगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, स्पेसिफिक एपिथेट का। ठीक, नेक्स्ट है स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर, नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। द सेकंड नेम लिख के रख सकते हो आप, द सेकंड नेम। I hope I made it very clear कि इसका आंसर स्पीशीज क्यों नहीं हो सकता। कमेंट में आप फिर लिखोगे और लिखने से ज्यादा आप अपने आप में परेशान होगे कि मैम इसका स्पीशीज क्यों नहीं है, इसका स्पेसिफिक एपिथेट ही क्यों है। स्पीशीज टेक्सॉन जरूर है, लेकिन उस टेक्सॉन का जब नाम लिखते हैं जीनस के बाद तो वो सेकंड नेम कहलाता है और उस सेकंड नेम को हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। क्लियर, इसीलिए हमने आंसर में स्पेसिफिक एपिथेट मार्क किया है, ना कि स्पीशीज नेम मार्क किया है। आई होप अभी एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट समझ में आ गया अपने को। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा एस्टैब्लिश हुआ था, तो उस नेशनल पार्क का नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, ये हमारे इंडिया में इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था। फर्स्ट नेशनल पार्क था हमारे इंडिया का जिम कॉर्बेट। ठीक है, अब आंसर्स देखो। कान्हा नेशनल पार्क भैया बाद में बना था, कान्हा, फिर जिम कॉर्बेट, यस। काजीरंगा भी बाद में बना था, और गिर। ये काजीरंगा से मुझे बड़ी नफरत है, नाम से, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। जब मैं बचपन में मस्ती करती थी ना,
तो मेरी मम्मी मुझसे कहती थी अगर तुम ज्यादा मस्ती करोगे तो तुम्हें काजीरंगा में छोड़ाएंगे, मतलब वहां पे क्या होता था, एनिमल्स रहते थे तो वहां छोड़ाएंगे, तो मैं बहुत चिढ़ती थी। तो ये जो है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है काजीरंगा, मुझे पसंद है जिम कॉर्बेट, मुझे पसंद है कान्हा, मुझे पसंद है गिर, ठीक है, लेकिन काजीरंगा आंसर हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल इसे याद रखना है, जिम कॉर्बेट। अब ध्यान रखना कि मैडम को जिम कॉर्बेट पसंद है, ठीक है, काजीरंगा पसंद नहीं है। क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय। एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट किसने निकाली थी? ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए बनाई गई एक कमेटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ काम करती है कंजर्व करने का नेचर को। नेचर को कंजर्व करने के लिए प्लांट को भी कंजर्व करना पड़ेगा और हमें एनिमल को भी कंजर्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज रखते हैं, मतलब जो खत्म होने के खतरे में है ना, खत्म होने वाली है, उन स्पीशीज का ये लोग खास ध्यान रखते हैं और एक लिस्ट निकाल देते हैं। तो वो लिस्ट कौन निकालता है? इट इज द यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इट्स द कमिटी दैट वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर? तो अब आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो ऑप्शंस है यहाँ पर एक का भी वो फुल फॉर्म नहीं लिखा है, तो पहले मैं आपसे इसका फुल फॉर्म पूछना चाहती हूँ। देखो ऑप्शन में है IUCN, मैं आपको हिंट दे चुकी हूँ, ऑप्शन में है BBC, मैं आपको हिंट दे चुकी हूँ, ऑप्शन में है WCC और ऑप्शन में है UN। तो इनमें से कौन से ऑप्शन का क्या फुल फॉर्म है, पहले आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके बाद ही मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। I'll give you a moment, just write it. Okay, written? I hope you might have written at least few. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में होता क्या क्या है। ठीक, चालू करते हैं UN से। तो UN आपको जो पता होगा, जो आपने सबसे पहले जिसका जवाब दिया होगा वो ये होगा कि दिस इज यूनाइटेड नेशंस। UN तो मैडम हमें मालूम है। फिर आता है WCC, ठीक है, इट इज द वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वेयर एवरीथिंग इज डिस्कस्ड अबाउट द क्लाइमेट। BBC जो होता है ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ठीक है, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है, कॉर्पोरेशन है एक्चुअली, इट इज अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब तो फिर ICUN क्या है? ICUN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यानी ये इतना बड़ा अगर नाम याद नहीं रहता है तो आप याद रख सकते हो कि ये किया जाता है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए किया जाता है। दूसरा, ये लोग एक एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट निकालते हैं और वो लिस्ट ये मेंशन करते हैं रेड डेटा बुक में से। अभी समझ में आई ये क्वेश्चन कहां से निकाला है? रेड डेटा बुक में से निकाला है। सोचो, जब आपने पढ़ा था तो आपने रेड डेटा बुक पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया होगा, पर एक्चुअली रेड डेटा बुक में से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू। टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक्चुअली क्या है? ऑप्शंस में स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, एक स्टेप वाइज, स्टेप के बाद एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, ऐसे स्टेप्स में अरेंज कर दिया आपने सारी कैटेगरीज को और क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स को। तो क्या टैक्सोनॉमिक हायरार्की यही है?
मुझे ये ऑप्शन ठीक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ग्रुप ऑफ सीनियर टैक्सोनॉमिस्ट हु डिसाइड द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इनका कहना है कि ये वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है, ये वो टैक्सोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पूरा नॉमेनक्लेचर दिया है प्लांट एंड एनिमल का, जबकि टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज अ ग्रुप, इज अ टैक्सॉन, यार ये नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अ लिस्ट ऑफ बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट। क्या टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट की लिस्ट होती है? नहीं होती, यहीं से मना कर दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या क्या आता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन कितने हैं? 7 मेजर टैक्सॉन्स हैं, 7 मेजर टैक्सॉन्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन भी मुझे गलत लगता है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पीशीज की बात हुई है, वो तो है नहीं। तो मुझे जो ऑप्शन सही लगता है वो है स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर? कोई दिक्कत इतने में नहीं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला कॉमन है मल्टी सेल्यूलर फंजाई में, फिलामेंटस एल्गे में एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, अब क्वाइट अ रीसेंट वन। तो इस क्वेश्चन में 3 नाम इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, वो 3 नाम लिखना है। पहला है, किसको कंसीडर किया है सबसे पहले नंबर पे? मल्टी सेल्यूलर फंजाई को। नेक्स्ट पे कंसीडर किया है फिलामेंटस एल्गे को। नेक्स्ट है प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस। ये 3 नाम पहले लिख लीजिए, हमें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें ये तो मालूम है कि हमें इन 3 में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में हमें क्या निकालना है? जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो हमें निकालना है कि इनमें कॉमन कैरेक्टर क्या है। तो उसके लिए हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? पहला दिया है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है जिसमें एक ही लाइफ साइकिल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक में 2 बार आपको एक बार डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिल जाए, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज देखने को मिलती है। अब मैडम हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पर। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था, 2 सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट था, उस बेसिस पे किसी में एक समय में एक ही प्रेजेंट होता है, किसी में एक समय के बाद दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम भी देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली देखा जाता है प्लांट्स में, ठीक है। एक प्लांट्स में देखा जाता है एक समय पर वो स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स क्या बनाते हैं? फिर से प्लांट बना देते हैं, प्लांट का पार्ट बना देते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो मतलब हमें एक समय में सेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहे हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेजेस दोनों देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटे। तो ये प्लांटे में तो सिर्फ प्लांट्स ही आते थे, प्लांटे में तो प्लांट्स ही आते थे, और हमें फाइंड करना है कि इनमें कॉमन कैरेक्टर क्या है ना। तो ये एक तो हमें ये मिल रहा है कि देखो ये सारे के सारे प्लांट्स हैं या नहीं। पहला हमें मिला था कि डिप्लॉन्टिक है या नहीं, दूसरा मिला प्लांट्स है या नहीं, तीसरा मिला मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पर हेट्रोट्रॉफ्स हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स में भी कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मिक्सो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो देखना पड़ेगा एक जैसे हैं क्या ये। दूसरा पूछा है मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या इनका एक जैसा है। कंपेयर करना स्टार्ट करें तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज आपको लगता है कि एल्गे बेचारा इतना प्रिमिटिव फॉर्म है उसमें होगा, नहीं हो सकता है। प्रोटोनेमा में नहीं मिल सकता। मतलब एक्चुअली में अगर हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो तीनों के तीनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज शो नहीं करते, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज शो नहीं करते, ठीक। दूसरा प्लांटे को बिलोंग करते हैं, मॉसेस, फंजाई। फंजाई प्लांटे को कैसे बिलोंग कर सकता है? फंजाई तो अपने आप में अलग ही है ना, है ना। तो
ये बिल्कुल भी प्लांट के साथ आ नहीं सकता, तो आप इनको एक साथ इंक्लूड नहीं कर सकते, तो प्लांटे वाला भी चला गया। फिर बचा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स होने के बाद अगर मैं मॉसेस की बात करूं, बेचारे इतने सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं कि जहां पर रह रहे हैं वहीं से पानी और न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करके ही काम चला ले रहे हैं, दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कोई ऑटोट्रॉफ है, कोई हेट्रोट्रॉफ है, तीनों के तीनों एक जैसे नहीं है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गया। अब बात आती है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड हो जाते हैं? यस, डेफिनेटली व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म डिवाइड, दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी कौन सा प्रोसेस? फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। तो मैडम फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस एक बार और रिवाइज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हक बनता है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, यानी टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। अगर ये मेरा एक ऑर्गेनिज्म है और मैंने इसकी बॉडी को तोड़ दिया, ये अलग पार्ट कर दिया और ये अलग पार्ट कर दिया, तो ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन है, दिस इज द कॉमन क्राइटेरिया, दिस इज द common criteria in all of the three given options, which is a asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction, जहां पर क्या होता है, fragments divide करते हैं, and they are fragments divide and form a whole new individual, form a whole new individual। ठीक, तो कॉमन बात मिलती है हमें, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, और हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ दीज थ्री ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? लिख लीजिए, इतना लिख लिया इतना। अब देखिए नेक्स्ट, फेमस बोटानिकल गार्डन ऑफ क्यू इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में मेडिकल एग्जाम में कि क्यू जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, तो क्यू सिचुएटेड है इंग्लैंड में। क्यू इंग्लैंड में सिचुएटेड है, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था इनके बारे में, बोटानिकल गार्डन्स के बारे में, हर्बेरियम के बारे में, वहां पर मैंने आपको ये पॉइंट भी पढ़ाया है स्पेसिफिकली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडिया नहीं, इंग्लैंड, जर्मनी नहीं, फ्रांस नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमिक ग्रुप। टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो होता है किसी भी रैंक का हो, किसी भी रैंक से मेरा क्या मतलब है कि हो सकता है वो किंगडम हो सकता है वो फाइलम हो, ठीक है, हो सकता है वो क्लास हो, उसके अलावा ऑर्डर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, उसके अलावा जीनस हो सकता है, या फिर स्पीशीज हो सकता है। तो इन एनी ऑफ द केसेस, चाहे टैक्सोनॉमिक ग्रुप किसी भी रैंक का हो, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो ऑर्डर हो, या वो स्पीशीज हो, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है क्लास नहीं हो सकता, क्लास तो यहाँ पर खुद ही एक ग्रुप है, ऑर्डर नहीं हो सकता, खुद ही एक ग्रुप है, टैक्सॉन या फाइलम भी नहीं हो सकता, खुद ही एक ग्रुप है। तो मैडम टैक्सॉन क्यों होगा? भैया टैक्सॉन ही तो एक ग्रुप होता है जो बनता है टैक्सोनॉमी में, जो बनता है टैक्सोनॉमी में, ठीक है, जो बनता है टैक्सोनॉमी में। तो एक्चुअली में टैक्सोनॉमी के अंदर आने वाला हर एक 7 कैटेगरी, चाहे वो किंगडम से लेकर स्पीशीज में कोई भी हो, वो टैक्सॉन ही कहलाता है। ठीक है, सोचो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा हर्बेरियम कहां पर है? तो उसके लिए थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करेंगे कि हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम एक रिकॉर्ड है जहां पर आप क्या रखते हो, जहां पर आप रख लेते हो अपने सारे के सारे स्पीशीज को।
है ना। जो भी आपको प्लांट मिला उसका स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, जो भी आपको प्लांट का पार्ट मिला उसका स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया। और ये जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया ये कहाँ जाएगा मैडम? स्पेसिमेन को ले जाएंगे, ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद पेस्ट कर देंगे शीट ऑफ पेपर में, वहां पर उसकी लेबलिंग कर देंगे, कौन सा प्लांट है, क्या किंगडम है, किंगडम तो प्लांट है, क्या जीनस है, क्या स्पीशीज है, कौन कलेक्ट करके लेके आया, किस जगह से कलेक्ट करके लेके आए और किस डेट को कलेक्ट हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्लांट के स्पेसिमेन के साथ उस शीट पर लिख दी जाती है और एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो मैडम यूटिलिटी क्या है, क्यों हम ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं? भाई कल के दिन हम नई स्पीशीज का कोई नया प्लांट नया कुछ लेकर आ जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो प्लांट क्या है। तो पता कैसे करेंगे? हर्बेरियम में जाके मैच करने की कोशिश करेंगे तो उसमें डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि हर टाइप के प्लांट की इंफॉर्मेशन हर्बेरियम में होती है। और अगर नहीं मिला और वो कुछ नया आप लेकर आए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस, उस प्लांट के पार्ट को लेके आओ, ड्राई करो, सुखाओ, मॉइस्चर हटाओ, उसके बाद स्टिक कर दो, स्टिक करने के बाद पेपर पे फिर उसकी सारी लेबलिंग कर दो, दैट इज हर्बेरियम। और हमारे इंडिया में सबसे बड़ा हर्बेरियम जहां पर n नंबर ऑफ प्लांट्स की पूरी इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी एरिया में से लेकर आ जाओ किसी भी प्लांट को तो इस हर्बेरियम में इंडिया में जरूर मिल जाएगा। ऐसा वाला हमारा कहाँ है बोटानिकल हर्बेरियम? तो हमारा हर्बेरियम है सिबपुर में, सिबपुर में, जो कहाँ है? हौरा में। सिबपुर हौरा में एक हर्बेरियम है, उस हर्बेरियम का नाम क्या है? हर्बेरियम है, ठीक है, लार्जेस्ट हर्बेरियम। उसका नाम एक्चुअली में हर्बेरियम न रख के उन्होंने रखा है इंडियन 1 मिनट, हाँ इंडियन बोटैनिकल गार्डन, उसको इंडियन बोटैनिकल गार्डन बोला गया है। कहां पर है? सिबपुर हौरा में, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ नहीं, लॉयड बोटैनिकल गार्डन दार्जिलिंग नहीं। अब दार्जिलिंग जाओ या लखनऊ जाओ तो वहां का बोटैनिकल गार्डन जरूर देख के आना। इंडियन बोटैनिकल गार्डन सिबपुर हौरा, यस दैट इज द ट्रुथ। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून नहीं। और ये जो देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इट हैज़ एन n नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। कभी अगर जाना हो कहीं या आप अगर देहरादून में रहते हैं तो इसको ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर आप दार्जिलिंग या लखनऊ से मुझे देख रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जाओ देख कर आओ। और में अगर कोई है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दी इंडियन बोटैनिकल गार्डन सिबपुर हौरा में जो है वो क्या है? हर्बेरियम, इंडिया में लार्जेस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड जेनरा इज कॉल्ड, मतलब इंटरकनेक्टेड जेनरा का ग्रुप है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एक जेनरा 1 है, ये मेरा जेनरा 2 है, ये मेरा जेनरा 3 है, मैंने 3 जेनरा ले लिए, है ना। तो इसके ऊपर क्या रहा होगा? ये सब किस में आएंगे? तो ये सब इनके ऊपर रहा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, यही रहा होगा। तो जीनस तो मुझे 3 मिल गए, इनके ऊपर कौन रहा होगा? फैमिली, यानी कि ये सब के सब एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे, एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो ये अलग अलग जेनरा किस में पाए जाते हैं? एक ही फैमिली में। आंसर देखिए, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, क्लास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इजी है। अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते और फिर ऑप्शंस देखते तो क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते, समझ नहीं आता या मुश्किल लग सकती थी। ऐसे बना के देख लेना, हर बार जितनी बार किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy the number of common characteristics, इनका कहना है कि जब हम बोलते हैं कि किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, और इस स्पीशीज में अगर हम स्पीशीज से लेकर के किंगडम के पास पहुंचना चाहते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कितने होते हैं? तो आपको भी पता है कि सबसे लीस्ट कॉमन कैरेक्टर किंगडम में होते हैं और सबसे मोस्ट कॉमन
कैरेक्टर जो है वो स्पीशीज में होते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा कॉमन यहां, सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहां, सबसे कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहां। तो जैसे ही हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, कम होंगे ना, नीचे सबसे ज्यादा थे, ऊपर कम थे, तो ऊपर जाते गए, कम होते चले गए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, विल डिक्रीज, हाँ बिल्कुल डिक्रीज होंगे, विल इंक्रीज नहीं, रिमेन सेम नहीं, में इंक्रीज और डिक्रीज, हम बिल्कुल 100% श्योर हैं कि ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। हमें दोनों चीजें लेकर के चलना है। जिस दिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि नीट एक्चुअली में क्या होता है, वहां मैंने बोला था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही बना है। और किसने बनाया है, हमारे एनसीईआरटी ग्रुप ने ही बनाया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और नीट जो है वो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, इसीलिए वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following suffix used for units of classification in plant indicates taxonomic group of family? Family को दर्शाने वाला कौन सा suffix होता है, suffix यानी जो किसी word के पीछे लगता है। तो ये जो है ये कौन सा है, एलीज है नहीं, ओनी है नहीं, एसी है यस, एई नहीं है। तो मैडम एसी कैसी है, तो एग्जाम्पल है ना अपने पास फेबेसी, फिर और एग्जाम्पल है ना सोलेनेसी। तो जहां पर भी फैमिली होती है उनके पीछे एसी ही लग जाता है। ठीक, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following is not a correct statement? अब यहां पर बात आ गई है 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है। ठीक है, यानी हमको बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। और हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक बार मैं आपको टर्न देती हूं, पहले आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, ए बी सी और डी ऑप्शन को, और फिर मुझे बताइए कि कौन सा वाला गलत ऑप्शन है, विच ऑप्शन इज द रॉन्ग वन। आई विल गिव यू अ मिनट, जस्ट रीड इट। ओके, डन, बता दिया, आपने बता दिया कौन सा गलत है। अब मैं बताती हूँ, बोटानिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो बोटानिकल गार्डन में और हर्बेरियम में जब हमने पढ़ा था तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि हर्बेरियम के पास स्पेसिमेन रहता है, जो कि ड्राई करने के बाद स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, किल हो जाता है, ड्राई करने के बाद उसे स्टिक कर देते हैं और फिर उसके बारे में सब चीज लिख देते हैं। लेकिन बोटानिकल गार्डन में सारे लिविंग प्लांट्स की स्पीशीज को रखा जाता है। और ऑप्शन में यही लिखा है कि बोटानिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। हाँ बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमको ढूंढना है फॉल्स स्टेटमेंट। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। म्यूजियम में स्पेसिमेन भी होते हैं, फोटोग्राफ्स भी होते हैं, और दोनों के होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट। नेक्स्ट है, की इज टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। की जो है वो आइडेंटिफिकेशन जरूर कराती है, की जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं एज टैक्सोनॉमिक एड, लेकिन वो स्पेसिमेंस को नहीं बताती है, वो पर्टिकुलर स्पीशीज है, पर्टिकुलर टैक्सॉन को बताती है। ठीक है, जिसको दर्शाती है कि कौन सा किस टैक्सॉन में आएगा, ब्रांच्ड की है या ब्रैकेटेड की है। तो वो की जो है वो स्पेसिमेंस को नहीं बताती है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। हाँ बिल्कुल, प्लांट के स्पेसिमेंस को ही रखता है हर्बेरियम। तो गलत ऑप्शन जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन सी, और यही हमारा सही आंसर है। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर, आई होप आपने भी यही फाइंड आउट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी हायरार्कियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि उतरते क्रम में देखते हैं तो हमें क्या ऑर्डर मिलता है। उतरते क्रम में देखना यानी बड़े से छोटे की तरफ जब हम जाएंगे तो हमें मिलता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। किंगडम, डिवीजन, फाइलम एक ही होता है, तो ये वाला गलत। किंगडम, क्लास नहीं आता, फाइलम आता है। डिवीजन, किंगडम, क्लास, फाइलम, ये भी इररेगुलर ऑर्डर है। सही डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिश
कतला कतला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर मैं फिश की बात करूं कतला कतला, या फिर मैं नाजा नाजा की बात करूं, या मैं गोरिल्ला गोरिल्ला की बात करूं, तो सब जगह अगर जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम एक ही है तो वो कहलाता है टॉटोनियम, वो कहलाता है टॉटोनियम। ऑप्शंस में देखिए, एंटोनियम का मतलब होता है उल्टा शब्द, है ना, और टॉटोनियम हमारा सही आंसर है। सिनोनियम का मतलब होता है पर्यायवाची एक जैसे दो शब्द, और होमोनियम भी नहीं होगा। आंसर है हमारा टॉटोनियम। क्लियर? नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, कौन से साइंटिस्ट को 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को जहां भी पढ़ रहे हो वहां बहुत इंपॉर्टेंट नीट लिख के रख लेना। वैसे तो सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट फिर भी। तो ये थे हमारे लिनस, नहीं अर्नस्ट मेयर, हाँ बिल्कुल सर अर्नस्ट मेयर ही थे जिन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला गया था। डायनियर भी नहीं थे और विटेकर भी नहीं थे। विटेकर सर तो आगे आने वाले नए चैप्टर में। अर्नस्ट मेयर थे जिनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है अगर आपने किसी डार्विन जैसे बड़े साइंटिस्ट के साथ कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली correctly named, correctly printed according to the international rule of nomenclature and correctly described। कौन से वाले का नाम सही से लिखा है, सही से प्रिंट हुआ है, और कौन से वाले का डिस्क्रिप्शन सही है, ये तीन बातें हमें दिए गए नीचे 4 स्टेटमेंट्स में देखनी है। पहला स्टेटमेंट है मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजर्ड रेप्टाइल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको लगता है ये स्टेटमेंट सही है? मुझे नहीं लगता ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? रीजन बताओ मुझे, ऑप्शन में मेंशन करो। आई वांट टू सी कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया मान जाऊंगी मैं। दो जल्दी से बताओ, मस्का डोमेस्टिका, ढूंढ के नहीं, जो दिमाग में आ रहा है वो। मस्का डोमेस्टिका जो होता है वो कॉमन हाउस लिजर्ड रेप्टाइल नहीं होता, बल्कि इट इज अ कॉमन हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई, हमारे घर में वो जो क्या बोलते हैं मक्खी उड़ रही है, दैट इज कॉमन हाउस फ्लाई, दैट इज मस्का डोमेस्टिका। तो इसका डिस्क्रिप्शन तो गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। इसमें पूछा गया है करेक्टली प्रिंटेड और करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो फैल्सीपैरम जो होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, मैंने आपको पता है प्लाज्मोडियम कहाँ पढ़ाया था, जहां पर आपने भी पढ़ा है और जिन्होंने मुझसे 10th 11th में भी पढ़ा होगा उनने भी पढ़ा है। मैंने ही पढ़ाया था जब मैंने आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, और उसमें पढ़ाया था फिजन। तो दो टाइप के फिजन होते थे, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में मैंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ने छोटे छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म किए और अपनी जो वॉल है उसको ब्रेक किया, सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेके बाहर आ गए, और फिर वो बन गए प्लाज्मोडियम का रिप्रोडक्शन का मेथड, नए प्लाज्मोडियम बन गए थे। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम सही नाम है, सही तरीके से इटैलिक्स में प्रिंटेड है। प्रोटोजोअन पैथोजन भी है जो मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ इलनेस यानी कि मलेरिया कराता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फेलिस टाइग्रिस इज द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। हाँ ठीक है, इंडियन टाइगर है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है इसमें फेलिस टाइगर हमने इटैलिक्स में नहीं प्रिंट करवाया हुआ है। प्रिंट इटैलिक्स में नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, और हैंड रिटन होता तो कैसा होता, कैपिटल लेटर से चालू करते, स्मॉल लेटर से स्पेसिफिक एपिथेट का नाम लिखते, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन कर देते। तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है ई कोलाई, फुल नेम ऑफ एंटमीबा कोलाई, कॉमनली अकरिंग इन बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत क्या है इसमें, ई कोलाई लिखा है, इट इज एस्केरेशिया कोलाई। वो एक्चुअली में होता क्या है, एस्केरेशिया कोलाई। तो ये जो है ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ई का उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो हमें सही आंसर मिलता है दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर, दैट्स इट। ये क्वेश्चन 2012 में मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज द इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्किकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जब हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाला इक्विवेलेंट होता है फाइलम के। ठीक है, तो पहला दिया है क्लास, नहीं।
फिर है ऑर्डर नहीं, फिर है डिवीजन और फिर है फैमिली। तो डिवीजन ही तो यूज होता है फाइलम की जगह जब हम प्लांट की बात करते हैं। जब हम बोलते हैं एनिमल तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और जब हम बोलते हैं प्लांट तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, तो किंगडम के बाद फाइलम की जगह जब प्लांट की बात करते हैं तो यूज होता है डिवीजन। क्लियर? क्या यूज होता है? डिवीजन। दैट्स इट। नाउ यू आर डन विद दी। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले कहां पूछा गया था? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दोनों को लेकर चलना है। मेरा यहाँ पर एक दो क्वेश्चन वो लाने का सिर्फ इतना पर्पस है कि आप उसे भी पूरा का पूरा सॉल्व करें। ठीक, यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, और ना कि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, ना कि हमने इस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप डीपीपी को ध्यान से देखोगे तो वहां पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे थे। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे थे। तो क्वेश्चन की जो आपने प्रैक्टिस करी है शुरू से लेकर आखिर तक, चैप्टर के शुरू होने से चैप्टर के खत्म होने तक, हमेशा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस किया है, वो भी हम लेकर चले हैं। हर टॉपिक के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है। दैट्स इट। यहां पर ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए फिर से एक चैप्टर, फिर से एक नया कंसेप्ट लेकर आऊंगी, और आपको क्या करना है, आपको तब तक जितना टाइम आपके पास है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद वापस से जा जाके कंसेप्ट को देखना ही देखना है। बार बार कंसेप्ट को देखो, स्ट्रॉन्ग बनाओ उस चीज को। 50% सिलेबस है बायोलॉजी का नीट में, और बचे हुए 50% में फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसे तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, और वैसे भी हमारा बायोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग ही होता है, हमारे पास इसके लिए कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। आपको सीक्वेंस में कहाँ मिल जाएंगे सारे वीडियोस बार बार वॉच करने के लिए? आप उसके लिए कहाँ पर जाओगे? ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com, उसको टाइप करोगे, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहां पर लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, वहां पर नीट पर जाके क्लिक करो, वहां बायोलॉजी मिल जाएगा, बायोलॉजी में जाकर वॉच नाउ पे क्लिक करो, तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा। यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लेना, नीचे लिखा है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस, यहाँ पर सीक्वेंस में चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, प्ले करो, इस तरीके से प्ले होने लगेगा। अच्छी जोरदार तैयारी करो और मेरे साथ इंटरैक्शन बनाए रखना, मेरे साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है अगर हमें अच्छी तैयारी करनी है। तो लाइक कर देना उसके लिए, तो मुझे पता चलता रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। अपने सारे वर्चुअल ग्रुप्स में भेजो, फ्रेंड्स में भेजो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें, मिल करके क्वेश्चन सॉल्व करो और धूम धड़ाके से तैयारी करके पेपर को फोड़ देना है। नेक्स्ट है शेयर कर देना, वर्चुअल ग्रुप में शेयर करना ज़रूरी है, तभी हम डीपीपी को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हमें कोई डाउट निकलता है तो वो भी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करा रहा है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। वो भी किस चीज़ के लिए? नीट जैसे बहुत बड़े लेवल के एग्जाम के लिए। तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है, घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा फायदा उठाना है और बने रहना है मेरे साथ, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।